नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। इस हफ्ते की खबरें देखकर सच कहूं तो ऐसा लग रहा है जैसे भविष्य की किसी फिल्म का कोई ट्रेलर चल रहा हो। हाँ बिल्कुल। एक तरफ आवाज से 7 गुना तेज रफ्तार वाली मिसाइलें हैं, दूसरी तरफ एआई है जो किसानों को बता रहा है कि भाई खेती कैसे करनी है। और आरबीआई जो हमारी उंगलियों के निशान से पेमेंट को सुरक्षित बना रहा है। हाँ, तो आज हम सिर्फ इन खबरों की लिस्ट नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारी कड़ियां ये आपस में जुड़ती कैसे हैं। और मुझे लगता है इन सब के पीछे एक ही धागा है, टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। आज हम देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी भारत की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और समाज को एक नए सिरे से गढ़ रही है। चलिए इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ना शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां से देश की आर्थिक सेहत तय होती है, भारतीय रिजर्व बैंक। इस हफ्ते उनकी मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई। अब ये सुनने में तो बड़ा भारी भरकम लगता है, लेकिन क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं कि आरबीआई के इस फैसले का हमारी आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ा फैसला जो आरबीआई ने लिया है वो ये है कि रेपो रेट को 5.25% पर ही बनाए रखा है। ओके। आसान भाषा में कहें तो ये वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। इसमें कोई बदलाव न होने का मतलब सीधा मतलब ये है कि आपके होम लोन या कार लोन की ईएमआई वो फिलहाल बढ़ने वाली नहीं है। अच्छा, तो मतलब बाजार में एक तरह की शांति बनी रहेगी। हाँ, एक तरह का सुकून है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। आरबीआई कह रहा है कि हम दरें नहीं बढ़ा रहे, लेकिन साथ ही ये भी अनुमान लगा रहा है कि जीडीपी की रफ्तार 7.4% रहेगी। जो कि बहुत मजबूत है। ये तो ऐसा है जैसे गाड़ी को रेस में दौड़ा भी रहे हैं और ब्रेक पर पैर भी रखे हुए हैं। आरबीआई कर क्या रहा है? आपने बहुत सही पकड़ा, यही है। यही तो आरबीआई की रणनीति है। इसे कहते हैं सतर्क आशावाद। अच्छा। एक तरफ रेपो रेट को स्थिर रखकर वो बाजार को भरोसा दे रहा है कि हम विकास को रुकने नहीं देंगे, लेकिन दूसरी तरफ 7.4% की मजबूत ग्रोथ का अनुमान ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में अपने दम पर दौड़ने की ताकत है। तो आरबीआई का संदेश साफ है, हम विकास को सहारा देंगे पर महंगाई की लगाम भी हाथ से छूटने नहीं देंगे। ये एक बहुत ही सदा हुआ संतुलन है। ये तो हुई बड़े स्तर की बात, लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए मतलब एमएसएमईज के लिए भी एक बड़ी खबर है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए बिना गारंटी वाले लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या इससे जमीनी स्तर पर सच में फर्क पड़ेगा? मेरा मतलब है, क्या बैंक्स आसानी से ये लोन देंगे? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, कागज पर ये एक क्रांतिकारी कदम है, लेकिन असली चुनौती इसके अमल में ही है। पहले भी ऐसी योजनाएं रही हैं जहां घोषणा तो बड़ी होती थी, पर एक छोटा व्यापारी वो बैंक की कागजी कार्रवाई में ही उलझ कर रह जाता था। सही बात है। तो हमें ये देखना होगा कि क्या इस बार प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। असली सफलता तब होगी जब एक छोटे शहर का दुकानदार बिना किसी परेशानी के ये लोन ले पाए। और आरबीआई सिर्फ पैसों के लेन देन तक ही सीमित नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो डिजिटल दुनिया का ट्रैफिक पुलिस भी बन रहा है। हाँ, कह सकते हैं। यूपीआई को लेकर कुछ बड़े ऐलान हुए हैं। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये सीधे सीधे आम नागरिक की सुरक्षा और सुविधा से जुड़े हैं। पहला, यूपीआई में अब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आएगा। बायोमेट्रिक मतलब फिंगरप्रिंट या फेस आईडी? बिल्कुल। यानी अब आप पिन डालने की जगह अपनी उंगली या चेहरे से पेमेंट को मंजूरी दे सकेंगे। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार लोगों को 25,000 रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। अरे वाह! ये डिजिटल पेमेंट पर लोगों का भरोसा मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम है। यूपीआई में बायोमेट्रिक सुनने में तो बहुत हाईटेक लगता है, लेकिन क्या ये असल में प्रैक्टिकल है? मतलब भारत में आज भी लाखों लोग फीचर फोन इस्तेमाल करते हैं या ऐसे स्मार्टफोन हैं जिनमें अच्छे सेंसर नहीं होते। क्या इससे डिजिटल दुनिया में एक नई खाई पैदा नहीं होगी? ये चिंता जायज है और आरबीआई भी इसे समझता है। इसीलिए इसे एक विकल्प के तौर पर लाया जा रहा है, ये अनिवार्य नहीं होगा। अच्छा, ये ऑप्शनल होगा? हाँ, सोच ये है कि जो लोग सक्षम हैं और अतिरिक्त सुरक्षा चाहते हैं वे इसका इस्तेमाल करें। साथ ही ये भविष्य की तैयारी है। जैसे जैसे बेहतर तकनीक वाले फोन आम होते जाएंगे, ये सुविधा भी आम होती जाएगी।
इसे एक झटके में लागू नहीं किया जाएगा। और एक यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस यानी यूएलआई की भी बात हो रही है, खासकर किसानों के लिए। ये क्या भला है? यूएलआई को ऐसे समझे जैसे लोन के लिए एक यूपीआई बना दिया गया हो। ओके। अब तक किसान को लोन के लिए 10 अलग अलग दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। जमीन के कागज कहीं, क्रेडिट हिस्ट्री कहीं और। यूएलआई का मकसद है कि किसान के सारे दस्तावेज जैसे कि भूमि रिकॉर्ड और पहचान पत्र एक ही डिजिटल पाइपलाइन से जुड़ जाएं, ताकि बैंक एक क्लिक पर फैसला ले सके। ये उस कागजी कार्रवाई के जाल को खत्म करने की कोशिश है जो सालों से किसानों को परेशान कर रही है। मतलब अर्थव्यवस्था की हर नस में टेक्नोलॉजी को इंजेक्ट किया जा रहा है। और इसी से जोड़कर देखें तो विश्व बैंक ने भी ग्रामीण स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए $1.5 बिलियन का लोन दिया है। बिल्कुल। यानी डिजिटल हाईवे बनाने के साथ साथ उन बुनियादी सुविधाओं पर भी ध्यान है जिनके बिना वो हाईवे किसी काम का नहीं। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा। एक मजबूत डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव एक स्वस्थ और शिक्षित समाज ही हो सकता है। ये सारी खबरें मिलकर एक ही कहानी कहती हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था अब सिर्फ रुपए पैसे का खेल नहीं, बल्कि तकनीक और सामाजिक विकास का एक मिला-जुला मिशन बन गई है। तो अर्थव्यवस्था को तकनीक से मजबूत किया जा रहा है, लेकिन तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ पैसे कमाने या बचाने के लिए नहीं हो रहा, बल्कि लोगों को एक साथ लाने के लिए भी हो रहा है। इस हफ्ते भारत टैक्सी लॉन्च हुई है। ये क्या भारत का ओला उबर का देसी जवाब है? ये देसी जवाब तो है, लेकिन एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ। वो क्या? भारत टैक्सी भारत की पहली सहकारी यानी कोऑपरेटिव राइड हेलिंग सेवा है। कोऑपरेटिव? हाँ, इसका मतलब यह है कि कंपनी का मालिक कोई एक व्यक्ति या बड़ा निवेशक नहीं, बल्कि वो ड्राइवर हैं जो गाड़ियां चला रहे हैं। मुनाफा ड्राइवरों में ही बटेगा। ये सहकारिता से समृद्धि के विचार का एक ठोस उदाहरण है। ये तो एक बहुत ही अनोखा मॉडल है। इसी तरह का एक और उदाहरण नागालैंड से आया है, FNTA समझौता। ये खबरों में तो है, लेकिन ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आया कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए, ये FNTA समझौता दशकों पुरानी उस मांग को संबोधित करता है जहां पूर्वी नागालैंड के लोग विकास में पिछड़ापन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी महसूस कर रहे थे। वो एक अलग राज्य की मांग भी कर रहे थे। हाँ, तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक समझौता नहीं है, बल्कि भरोसे की बहाली की एक कोशिश है। और प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो ये सहकारी संघवाद, जिसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, उसका बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे केंद्र सरकार वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच से हटकर क्षेत्रीय आकांक्षाओं के लिए विशेष समाधान तैयार कर रही है। और भारत सिर्फ देश के अंदर ही सहयोग नहीं कर रहा, बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है ना? हाँ, उसने UN के बजट में अपना हिस्सा समय पर चुका दिया है। कितना? $35.18 मिलियन का भुगतान करके भारत UN की ऑनर रोल सूची में शामिल हो गया है। ये एक प्रतीकात्मक लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। ये दुनिया को बताता है कि भारत अब सिर्फ वैश्विक नियमों का पालन करने वाला देश नहीं, बल्कि उन्हें बनाने और बनाए रखने में एक जिम्मेदार भागीदार है। लेकिन इस हफ्ते की शायद सबसे बड़ी और दूरगामी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। डेटा प्राइवेसी पर एक ऐतिहासिक फैसला। हाँ, ये बहुत बड़ा फैसला है, जिसमें डिजिटल अधिकारों को मौलिक अधिकार माना गया है। इस फैसले के असल मायने क्या है? क्या अब सरकार या कंपनियां हमारा डेटा आसानी से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे? देखिए, ये फैसला भारत के डिजिटल भविष्य के लिए एक नींव का पत्थर है। ये 2017 के पुट्टस्वामी फैसले को ही आगे बढ़ाता है, जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना था। राइट। अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये अधिकार डिजिटल दुनिया में भी उतना ही लागू होता है। इसका सीधा मतलब है कि अब सरकार या किसी कंपनी को आपका डेटा इस्तेमाल करने के लिए ठोस, कानूनी और पारदर्शी वजह बतानी होगी। ये नागरिकों के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत है, खासकर उस दौर में जब डेटा ही नई करेंसी है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट डिजिटल अधिकारों की एक लक्ष्मण रेखा खींच रहा है और दूसरी तरफ सरकार डिजिटल इंडिया 2.0 को मंजूरी दे रही है। इन दोनों में कोई टकराव नहीं है? नहीं, ये टकराव नहीं, बल्कि एक संतुलन है। कैसे? डिजिटल इंडिया 2.0 का फोकस साइबर सुरक्षा और AI जैसी नई तकनीकों पर है। सरकार तकनीक को शासन में लाना चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित कर रहा है कि इस प्रक्रिया में नागरिक के अधिकार सुरक्षित रहें। अच्छा। जैसे प्रधानमंत्री कृषि नवाचार योजना के तहत किसानों को AI आधारित खेती की तकनीक दी जाएगी। ये एक बेहतरीन पहल है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये पक्का करेगा कि इस प्रक्रिया में किसानों की जमीन या उपज का डेटा, उसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो। ये दोनों मिलकर एक जिम्मेदार डिजिटल भारत की तस्वीर बनाते हैं। तो सरकार तकनीक का इस्तेमाल शासन और खेती को बेहतर बनाने में कर रही है,
लेकिन तकनीक का सबसे बड़ा और शायद सबसे खतरनाक इस्तेमाल तो रक्षा क्षेत्र में हो रहा है। डीआरडीओ ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है वो तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। आवाज से 7 गुना तेज। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसका मतलब क्या है असल में? हाइपरसोनिक टेक्निक का मतलब है रफ्तार और अप्रत्याशित मार्ग बदलने की क्षमता। आज के दौर के ज्यादातर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए बने हैं, जिनका रास्ता आप कह सकते हैं कि प्रेडिक्टेबल होता है। ओके, लेकिन एक हाइपरसोनिक मिसाइल को हवा में ट्रैक करना और रोकना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल, यह भारत को एक ऐसी निवारक क्षमता मतलब डिटरेंट कैपेबिलिटी देता है जो कुछ ही देशों के पास है। ये गेम चेंजर है। और भारत सिर्फ अपनी ताकत ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि दोस्तों के साथ मिलकर अभ्यास भी कर रहा है। नेपाल के साथ सूर्य किरण और किर्गिस्तान के साथ अभ्यास खंजर। ये सिर्फ फोटो खिंचवाने के मौके होते हैं या इनका कोई असली सामरिक महत्व भी है? नहीं, इनका बहुत गहरा सामरिक महत्व है। खासकर सूर्य किरण जो नेपाल के साथ होता है, यह सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि कूटनीति का एक अहम हिस्सा है। जब दो देशों की सेनाएं एक दूसरे के तरीकों को समझती हैं, साथ में काम करती हैं, तो उससे आपसी विश्वास बढ़ता है। चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए नेपाल के साथ ऐसे मजबूत सैन्य संबंध भारत की पड़ोसी पहले नीति के लिए बेहद जरूरी हैं। और इसी ताकत का एक बड़ा प्रदर्शन पोखरण में होने वाला है। वायु शक्ति 2026, 120 से ज्यादा विमान और इसमें राफेल भी शामिल है। भारतीय वायुसेना के लिए एक आईने की तरह है। यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, बल्कि अपनी तैयारी को, अपनी क्षमता को परखने का एक तरीका है। यहाँ दिन में, रात में, हर तरह के मौसम में वायुसेना अपनी मारक क्षमता का परीक्षण करती है। ये दुनिया को और खासकर हमारे पड़ोसियों को एक साफ संदेश देता है कि भारतीय वायुसेना किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। तो एक तरफ हाइपरसोनिक मिसाइल, दूसरी तरफ अंतरिक्ष में इंसान को भेजने की तैयारी। आईएसआरओ ने गगनयान मानव मिशन का अंतिम चरण का परीक्षण भी पूरा कर लिया है। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, भारत की तकनीकी महत्वाकांक्षाओं की सीमा क्या है? शायद अब कोई सीमा नहीं है। आप देखिए, ये सब अलग अलग नहीं है। अच्छा, एक तरफ गगनयान है जी, तो दूसरी तरफ आईआईटी दिल्ली में क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च सेंटर की स्थापना हो रही है, जो भविष्य के सुपर कंप्यूटर की नींव रखेगा। साथ ही स्वदेशी सोडियम आयन बैटरी के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा भंडारण के लिए जरूरी है। ये सब आत्मनिर्भर भारत के वो पिलर हैं जो भारत को सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का निर्माता बना रहे हैं। राष्ट्रीय गौरव की बात हो ही रही है, तो चलिए खेल के मैदान पर चलते हैं, जहां इस हफ्ते तो खुशियों की बरसात हुई है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट की सबसे ताकतवर टीमों में से एक मानी जाती है। बिल्कुल। उन्हें हराना भारतीय टीम के आत्मविश्वास और उनकी प्रतिभा को दिखाता है। ये बताता है कि भारत में महिला क्रिकेट का स्तर कितना ऊंचा उठ चुका है। और लड़कों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। U19 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने इंग्लैंड को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। हाँ। और फाइनल के हीरो रहे वैभव सूर्यवंशी। मैंने तो हाइलाइट्स देखी, 55 गेंदों पर शतक। ये तो अविश्वसनीय था। बिल्कुल था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो। वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य कितने सुरक्षित हाथों में है। U19 स्तर पर इस तरह की प्रतिभा का मिलना ये बताता है कि हमारी घरेलू क्रिकेट की संरचना कितनी मजबूत हो गई है, जो लगातार नए सितारे पैदा कर रही है। और सम्मान सिर्फ खेल के मैदान पर नहीं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी मिला है। भारतीय शिक्षिका रूबल नागी ने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2026 जीता है। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। ये पुरस्कार उस शिक्षक को दिया जाता है जिसने अपने काम से समाज में असाधारण योगदान दिया हो। रूबल नागी का ये पुरस्कार जीतना भारत की शिक्षा प्रणाली और उन लाखों गुमनाम शिक्षकों की मेहनत को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाता है, जो चुपचाप देश का भविष्य गढ़ रहे हैं। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। और आने वाले समय में भारत वैश्विक मंच पर और भी सक्रिय रहने वाला है। G20 शिखर सम्मेलन अमेरिका में होगा और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। ऐसा लगता है कि दुनिया की नजरें भारत पर टिकी रहने वाली हैं। बिल्कुल। G20 दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है और ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का। इन दोनों महत्वपूर्ण समूहों में भारत की केंद्रीय भूमिका ये दर्शाती है कि वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक विमर्श में भारत की आवाज को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो जब हम इन सारी खबरों को एक साथ रखते हैं तो तस्वीर क्या बनती है? हमने अर्थव्यवस्था, रक्षा, शासन और खेल
हर जगह की बात की। इन सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक बड़े बदलाव का हिस्सा हैं। अगर आप ध्यान दें तो हर क्षेत्र के केंद्र में तकनीक है। आरबीआई वित्तीय लेनदेन को तकनीक से बदल रहा है। सरकार शासन और कृषि को तकनीक से सुधार रही है। सेना अपनी ताकत तकनीक से बढ़ा रही है। और इसरो तकनीक के दम पर आसमान छू रहा है। सही बात है। डिजिटल इंडिया से लेकर गगनयान तक एक बहुत ही स्पष्ट और महत्वाकांक्षी दिशा दिख रही है। तो ये एक ऐसे भारत की कहानी है जो 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए खुद को तकनीक से लैस कर रहा है। बिल्कुल। और आज की चर्चा से एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमने देखा कि एआई, डीप टेक और डिजिटल सिस्टम पर हर क्षेत्र में जोर दिया जा रहा है, चाहे वो खेती हो, बैंकिंग हो या रक्षा। सोचने वाली बात यह है कि जब तकनीक इतनी तेजी से और इतनी गहराई तक समाज का हिस्सा बन रही है, तो इसे नैतिक, जिम्मेदार और सभी के लिए सुलभ बनाए रखने की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होंगी, जिन पर भविष्य में सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा।